कभी सोचा है इस बारे में कि इतने बड़े प्लैनेट पर, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, किसी भी जगह को एकदम सटीक तरीके से कैसे पता लगाते हैं? मतलब एक छोटे से शहर से लेके एक पूरे महाद्वीप तक किसी भी स्थान को पिन पॉइंट करने के लिए एक सिस्टम तो चाहिए, है ना? तो चलिए आज इसी दिलचस्प सिस्टम की परतों को खोलते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सफर शुरू होगा मैप्स के बेसिक से। फिर हम देखेंगे कि एक फ्लैट मैप से ग्लोब तक की कहानी क्या है। इसके बाद हम पृथ्वी के कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझेंगे और ये कोऑर्डिनेट्स हमारे समय से कैसे जुड़े हैं ये भी देखेंगे। और आखिर में भारत की अपनी प्राचीन मेरिडियन पर भी एक नजर डालेंगे। काफी दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसे हम सब ने कभी ना कभी तो इस्तेमाल किया ही है, एक मैप, यानी कि एक नक्शा। जरा सोचकर देखिए, आप एक नए शहर में हैं, ट्रेन से उतरे हैं और बैंक जाना है। आप क्या करेंगे? बस यहीं पर एक मैप की असली पावर सामने आती है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि बैंक है कहाँ, बल्कि वहां तक पहुंचना कैसे है ये भी बताता है। तो आखिर ये मैप होता क्या है? बड़ा सिंपल है। बस कल्पना कीजिए कि आप एक पक्षी की तरह ऊपर आसमान से नीचे देख रहे हैं। जो कुछ भी दिखेगा ना, बस उसी का कागज पर बना हुआ एक ड्राइंग, वही है मैप। ये आपके पड़ोस जितना छोटा भी हो सकता है और पूरी दुनिया जितना बड़ा भी। एक सवाल जरूर उठता है, इतने बड़े एरिया को कागज के एक छोटे से टुकड़े पर फिट कैसे करते हैं? इसका जवाब है स्केल या पैमाना। ये एक तरह का जादुई अनुपात है। जैसे कि मैप पर 1 सेंटीमीटर का मतलब जमीन पर 500 मीटर। स्केल के बिना एक सटीक मैप बनाना सच में नामुमकिन है। अच्छा, मैप तो मिल गया, पर यह कैसे पता लगेगा कि कौन सा रास्ता किधर है? इसके लिए आती हैं दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ज्यादातर मैप्स में ना एक तीर होता है जो उत्तर दिशा की ओर इशारा करता है। बस उस एक तीर से बाकी सारी दिशाओं का अंदाजा लग जाता है। अब आते हैं प्रतीकों पर। देखिए, सीधी सी बात है, एक मैप पर हर इमारत, हर पेड़ या हर सड़क को असलियत में बनाना तो मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रतीकों का। ये छोटे छोटे निशान होते हैं जो हमें बताते हैं कि रेलवे लाइन कहाँ है, मंदिर कहाँ है या पोस्ट ऑफिस कहाँ। एक तरह से ये मैप की अपनी भाषा है। और ये प्रतीक चिन्ह ऐसे ही नहीं बना दिए जाते। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जैसी संस्थाएं इन मानकीकृत प्रतीकों का उपयोग करती हैं। जैसे पीओ का मतलब डाकघर, पक्की और कच्ची सड़कों के लिए अलग अलग रेखाएं। ऐसा इसलिए ताकि कोई भी कहीं भी इन नक्शों को आसानी से पढ़ सके, समझ सके, एक यूनिवर्सल भाषा की तरह। तो अब तक बात हुई फ्लैट मैप्स की, लेकिन यहां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी दुनिया फ्लैट है ही नहीं, ये तो गोल है। तो एक गोल चीज को फ्लैट कागज पर दिखाने की चुनौती क्या है? चलिए आगे देखते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा उदाहरण पता है क्या है? एक संतरा। कभी एक संतरे का छिलका उतारकर उसे फ्लैट करने की कोशिश की है? क्या होता है? वो टूट जाता है, अजीब सा मुड़ जाता है, पर कभी पूरी तरह से फ्लैट नहीं हो पाता। बस ऐसी ही समस्या हमारी पृथ्वी के साथ है। एक गोल चीज को बिना बिगाड़े फ्लैट कागज पर दिखाना, यही सबसे बड़ी चुनौती है। तो फिर पृथ्वी का सबसे सटीक मॉडल कौन सा है? एक ही जवाब है, ग्लोब। क्योंकि ग्लोब भी गोल है और पृथ्वी भी गोल है, इसलिए ग्लोब हमारे ग्रह का सबसे आसान और बिना किसी विकृति वाला एकदम सही प्रतिनिधित्व है। पर ठीक है, ग्लोब सटीक है, लेकिन इतने बड़े ग्लोब पर किसी एक खास जगह को कैसे ढूंढें? इसका समाधान बेहद सरल और शानदार है, एक निर्देशांक प्रणाली। असल में ये एक काल्पनिक रेखाओं का एक जाल है जो पूरी पृथ्वी पर बिछा हुआ है। इसको समझाने के लिए एक शतरंज की बिसात सोचिए। उसमें कॉलम्स होते हैं, ए, बी, सी, और पंक्तियां होती हैं 1, 2, 3। इन दोनों को मिलाकर हर एक खाने का एक अनोखा पता बन जाता है, जैसे D4। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट पृथ्वी पर जगह ढूंढने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस ग्लोबल एड्रेस सिस्टम का पहला हिस्सा है अक्षांश यानी लैटिट्यूड। ये हैं लेटी हुई लाइनें यानी आड़ी रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समानांतर चलती हैं। भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री पर। अब जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण की तरफ ध्रुवों तक जाते हैं, यह डिग्री 90 तक बढ़ जाती है। और एक बहुत ही मजेदार बात यह है कि अक्षांश का सीधा संबंध जलवायु से है। 0 डिग्री के पास गर्मी और 90 डिग्री के पास जाहिर है ठंड। अब लेटी हुई लाइनें हो गईं तो खड़ी लाइनें भी होंगी, है ना? इन्हें कहते हैं देशांतर या लॉन्गिट्यूड। ये एक ध्रुव से शुरू होकर दूसरे ध्रुव तक जाती हैं, पर इनका शुरुआती बिंदु क्या होगा? इसके लिए एक रेफरेंस लाइन चुनी गई, प्रधान मध्याह्न रेखा।
ये लाइन लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है और इसको ही 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। तो अक्षांश और देशांतर मिलकर हमें पृथ्वी पर किसी भी जगह का एकदम सही पता दे देते हैं। लेकिन देशांतर के पास एक और गुप्त शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालती है। वो है समय। जी हां, ये हमारे समय को नियंत्रित करती है। इसके पीछे का गणित बहुत सरल है। पृथ्वी पूरा 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लेती है। इसको अगर आप विभाजित करें तो मतलब हर घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। बस देशांतर और समय का ये सीधा साधा संबंध ही है जो पूरी दुनिया की घड़ियों को चलाता है। और इससे स्थानीय समय और मानक समय का कॉन्सेप्ट समझना आसान हो जाता है। देखिए, स्थानीय समय तो सूरज पर निर्भर करता है, इसलिए भारत में ही असम में सूरज गुजरात से बहुत पहले डूब जाता है। अब सोचिए, अगर हर शहर की घड़ी अलग अलग समय दिखाए तो ट्रेन के शेड्यूल का, ऑफिस के समय का कितना कंफ्यूजन होगा। इसीलिए सुविधा के लिए पूरा देश एक ही मानक समय फॉलो करता है, भारतीय मानक समय यानी IST। तो अगर कोई दुनिया भर में घूमता रहे तो क्या होगा? वो पहुंचेगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। ये लाइन लगभग 180 डिग्री देशांतर पर है और जैसे ही इसको पार करते हैं, कैलेंडर का दिन बदल जाता है, पूरा का पूरा दिन। ये ग्रह का एक तरह से रीसेट बटन है। आज हम ग्रीनविच को समय का केंद्र मानते हैं, ठीक है? लेकिन क्या हमें पता है कि ग्रीनविच से बहुत बहुत पहले दुनिया के दूसरे हिस्सों में समय मापने के अपने अपने केंद्र थे? चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और चलते हैं प्राचीन भारत। ग्रीनिच के मानक बनने से सदियों पहले, हाँ सदियों पहले, भारत की अपनी प्रधान मध्याह्न रेखा थी। इसे कहते थे मध्य रेखा और ये उज्जैन शहर से गुजरती थी। उज्जैन उस वक्त खगोल विज्ञान और गणित का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। इतना बड़ा कि मशहूर खगोल शास्त्री वराह मिहिर ने भी यहीं से काम किया था। तो आज के इस सफर का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने जाना कि मानचित्र दूरी, दिशा और प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। ग्लोब पृथ्वी का सबसे सटीक मॉडल है। अक्षांश और देशांतर मिलकर एक वैश्विक पता प्रणाली बनाते हैं और देशांतर सीधे सीधे हमारे स्थानीय और मानक समय से जुड़ा हुआ है। तो हमने अपनी भौतिक दुनिया को तो मैप कर लिया है, एक अदृश्य ग्रिड से परिभाषित कर दिया है। पर इससे एक बड़ा सवाल उठता है, मानवता का अगला महान मानचित्र क्या होगा? क्या वो ब्रह्मांड का होगा या इंसानी दिमाग का या शायद चेतना का ही? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले खोजकर्ताओं को ही ढूंढना होगा।